लोकसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी के कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं। पीएम मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक की, तो ये कोई फेयरवेल वाली एक्सरसाइज नहीं थी। इसमें अगली सरकार के 100 दिनों और 5 साल के एक्शन प्लान पर बात हुई। कल भी मैंने दिन भर सभी मंत्री और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ सचिव अधिकारी, यानी एक प्रकार से टॉप टीम, करीब 125 लोग, पूरा दिन भर उनके साथ बैठा और क्या किया? चुनाव की चर्चा नहीं की। वहां मैंने विकसित भारत निर्माण के लिए एक्शन प्लान पर एक एक मुद्दे की बारीकी से चर्चा की। चुनावी मैदान में धुआंधार एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 57 ओबीसी, 27 एससी और 18 एसटी उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी तूफानी दौरों पर निकल चुके हैं। वो 9 दिनों में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, मोदी पर विपक्ष के हमले बढ़ते जा रहे हैं। रैली में लालू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास परिवार ही नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू को मोदी ने तेलंगाना की रैली में जवाब दिया। नया नारा निकल कर आया है, मोदी मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। सर्वोच्च नेता की तरफ से बात आने की देर थी कि बीजेपी ने मोदी का परिवार की नई मुहिम शुरू कर दी। लगभग 2019 के चौकीदार चोर है कि जवाब में मैं भी चौकीदार की तर्ज पर एनडीए के मंत्रियों और बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बायो में नाम के पीछे मोदी का परिवार लिख दिया है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों लगता है कि विपक्ष दुधारी तलवार भांज रहा है, जिसमें उसके प्रतिद्वंदी कम और वो खुद ज्यादा जख्म खाता दिखता है। मोदी का परिवार क्या 2024 में वैसा ही हिट हो जाएगा जैसा पिछले चुनाव में मैं भी चौकीदार? जिस तरह का कॉन्फिडेंस मोदी और बीजेपी दिखा रहे हैं, क्या वो आने वाले चुनाव का सही आकलन है? विपक्ष के तर्कश में वो क्या तीर है? तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कॉन्फिडेंस जो भारतीय जनता पार्टी का है, मोदी जी का है, वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। रैली में वो जोड़ रहे हैं और उधर लालू प्रसाद यादव ने एक लूज बॉल दी, जिसको बीजेपी ने लपक लिया और परिवारवाद की छेड़ दी फिर से। और अब तो देखिए, चौकीदार चोर है कि जैसे इसको भी उन्होंने बना दिया। और अभी ट्विटर हैंडल आपने देखे होंगे, ज़्यादातर नहीं, लगभग सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता सबने अपने ट्विटर हैंडल पे लग दिया। ये इसे कहते हैं कि ये क्या कहें हम, ये मौसम का जादू है।
चुनावी मौसम में सारे मौसम मिल जाते हैं और उसमें फिर ये जादू क्रिएट होता है। इसी पर आज बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह साबरा, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश की नस नस से वाकिफ ब्रजेश शुक्ला जी। सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं विजय जी आपसे शुरू करूंगा। ये मौसम का जादू है कि एक तरफ से जो माहौल बना हुआ है उसमें लालू जी ने और दे दी गेंद, ये लो मारो 6। जी, मौसम का जादू ऐसा हो रहा है सर कि दिल्ली में तो खासतौर से मौसम इतना तेजी से बदल रहा है कि पता नहीं पड़ता। सुबह बारिश होती है तो दोपहर में धूप निकल आती है। ऐसा ही मौसम राजनीति का हो रहा है कि आप कोई तैयारी करके चलते हैं आप कि आज तो मौसम धूप निकला रहेगा, छाता लेके नहीं निकलते तो ओले पड़ जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है कि लालू यादव जी ने परिवारवाद को लेकर चर्चा की, प्रधानमंत्री ने मैं भी हूँ मोदी परिवार का जो नारा दे दिया, वो नारा भी बड़ा हिट हो जाएगा। जैसे मैं वो चौकीदार चोर वाला जो मसला हुआ था और उसमें मैं भी चौकीदार का, तो प्रधानमंत्री जो हैं एक तो नैरेटिव को बनाने में बहुत कहना चाहिए कि मास्टरी हासिल है उनको। अब उसका चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नैरेटिव नया गढ़ते हैं। और वो हमेशा उन्होंने जो एक लाइन कही थी पहले, मुझे हमेशा याद आती है कि आपदा में अवसर, वो हर आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं या उसकी कला को समझते हैं। जब चौकीदार चोर भी कहा तो लोगों को लगा था कि ये तो बड़ा अटैक हो जाएगा सीधा, लेकिन वो मैं भी चौकीदार करके जिस तरह से निकला। अब परिवारवाद को लेकर जो लालू यादव ने जिस तरह से जिक्र किया, वो भी एक नए नैरेटिव के तौर पर वो आ गया। तो एक नई तरह के मौसम हिंदुस्तान की राजनीति में दिखाई दे रहा है। आवाजाही तो आपको दिख ही रही है कि कहां से हो रहा है। और अब उसमें केवल ये नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही सब लोग आ रहे हैं, उससे भी हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी से ही कई उम्मीदवार जो हैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहे हैं। तो दोनों तरफ इस तरह का मौसम चल रहा है कि नितिन पटेल साहब तक भी छोड़ सकते हैं। पवन जी को तो पार्टी ने कहा ही है कि छोड़ दें। बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। राज्यसभा के लोग जो है आराम से बैठे हुए थे, अब उनको लोकसभा के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, विधानसभा के लोगों को लड़ रहा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन्होंने मैदान में उतार दिया। 4 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ उतर गए हैं। लग रहा था आपको कि शिवराज सिंह चौहान हैं, बिप्लब देव हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, अर्जुन मुंडा हैं। तो एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। इंडिया गठबंधन जो है एक बड़ी तैयारी में लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है। अभी जो पटना में रैली हुई वो एक अच्छी ताकतवर रैली थी। सीटों का समझौता भी करीब करीब हो गया। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ हो गया जिसके लिए हम लोग चिंता कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा। और एक बड़ी खबर जो है मुझे इस तरह की मिल रही है, पता नहीं खबर है कि नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि क्या मायावती जी और सोनिया गांधी के बीच कोई बातचीत हुई है वापसी की, उनके साथ इंडिया गठबंधन में आने की। अगर वो ऐसा हो जाता है, अगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक नया राजनीतिक मौसम आपको देखना मिलेगा। फिर आप नीरज जी को सबको बुला के पूछना पड़ेगा कि भैया आप बताइए इस समीकरण का क्या होगा। तो इसलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने 11 घंटे बैठक की है। आपने अभी नहीं उसमें भी दिखाया, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नॉर्मली जब कैबिनेट आखिरी होती है तो वो फेयरवेल जैसी होती है, सबको थैंक यू करने के लिए ये वो अगली। तो इसका मतलब वो सीरियसली ये बात कर रहे, केवल नैरेटिव के तौर पर नहीं कर रहे कि तीसरी बार सरकार बनेगी। एक तरफ नरसिम्हा राव थे जिन्होंने कहा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को बताना कि परमाणु परीक्षण के लिए क्या तैयारी की गई है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अगली सरकार में भी अगले 100 दिन के एजेंडा पर 100 ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स सबके साथ मिलकर इसी में सवाल जोड़ देता हूँ, इसी में सवाल जोड़ देता हूँ कि एक मतलब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें 100 दिन का एजेंडा क्या होगा और अगले 5 साल क्या क्या बड़े काम करने, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म करने, ये सब तैयारी, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, ये सवाल जनता जानना चाहती है। तो यही मैं कह रहा हूं ना कि ये कॉन्फिडेंस उनकी अपनी तैयारी होगी। और इसको मैं कॉन्फिडेंस से, यदि कुछ लोग ये कह सकते हैं भाई ये एक प्रोपेगेंडा भी है ना कि आप ये बताना चाह रहे हो, लेकिन ये प्रोपेगेंडा करने का भी एक वो मादा चाहिए होता है कि आप इस तरह की भूमिका बना रहे हैं। और इसलिए आ रहा है क्योंकि 303 सीटें आपके पास हैं। इंडिया गठबंधन उस तरह से आज भी तैयार नहीं दिख रहा। बहुत फर्क पड़ा है पिछले 1 महीने में, ऐसा नहीं कि नहीं फर्क पड़ा है, लेकिन कोई उस तरह की तैयारी इस लड़ाई को लड़ने की नहीं दिख रही। और फिर मैं वहीं पर आऊंगा जो हमने शायद पहले चर्चा की थी कि 352 सीटें एनडीए के पास है, तो क्या 80 सीटें कम करने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने की है?
मैं उस पर जा ही नहीं रहा कि प्रधानमंत्री के नारे पे 370 और 400 पार का। हालांकि वो नारा जो है वो उन्हें एक नया कॉन्फिडेंस, नया नैरेटिव बनाने में मदद कर रहा है। उसका भी जवाब मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन ने अभी कोई ढूंढा है कि भैया 370 आप कहां से लाओगे, 400 कहां से लाओगे। इसका कोई जवाब अभी तक मतलब मोटे तौर पे मुझे नहीं लगा। हो सकता है उन्होंने ढूंढ लिया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि 272 में 352 में से 80 सीटें कम करने के लिए इंडिया गठबंधन ने क्या तैयारी की है, ये मुझे अभी समझ नहीं आई। जी, जो मैंने कहा था ना, मौसम का जादू है। देखिए खबरें कैसे चल रही, चुनावी माहौल है तो बाराबंकी के जो टिकट पाए हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी सुना कि उनका कुछ वीडियो ने कहा तो उन्होंने कसम खा ली जब तक साबित नहीं होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अर्जुन मोढवाडिया की कांग्रेस छोड़ने की खबरें हैं। आप बता रहे हैं मायावती की, सोनिया जी से कुछ चर्चा चल रही है। बड़े तरह तरह की खबरें चल रही हैं। मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है। मैंने सुना हरियाणा में पानी बरसा था बहुत वीकेंड के दौरान, बर्फ गिरी थी, इसी टाइप का माहौल था। लेकिन गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है। इस गर्मी के बीच में सापरा जी आपके पास आ रहा हूँ, ये परिवारवाद की जो बात छेड़ दी है ना लालू यादव जी ने, आप मतलब ये प्रैक्टिकल बात करें ना तो जितनी बार निजी हमले करे जाते हैं मोदी जी के ऊपर, वो बहुत बूमरैंग करते हैं। मणिशंकर अय्यर को देख लीजिए, राहुल जी को देख लीजिए, निजी हमले नहीं करने का फिर गलती करती उन्होंने। अब उन्होंने बना लिया, लो सबके ट्विटर हैंडल पे चल रहा है, अब यही चर्चा चलेगी। सापरा जी गलती कर गए लालू जी, आपके सहयोगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती कर गए हैं। मोदी का परिवार यानी एमपी का चुनाव है, एमपी तो मोदी का परिवार, इस तरह से भी वो करना चाहते होंगे अपनी कैंपेन। लेकिन मुझे कुल मिलाकर के इस तरह से लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंधभक्तों को एक नया काम दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये भी एक चुनावी जुमला है। अगर वो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता जो है वो मेरा परिवार है, तो फिर जो 700 किसान जिनकी मृत्यु हुई, 1 साल तक वो किसान आंदोलन चला था, तो वो भी तो फिर उनके परिवार के ही हुए। जो 4 किसान लखीमपुर खीरी में टायरों तले रोन दिए गए, जीप के टायरों तले, टेनी पुत्र ने उनको रौंदा है और वो टेनी पुत्र आज बेल पर बाहर है, तो वो भी उनके परिवार के थे। मणिपुर के अंदर अगर पिछले 8-9 महीने से वहां पर गड़बड़ी चल रही है या महिलाओं को वहां निर्वस्त्र करके घुमाया गया और मोदी जी ने उसके बारे में कुछ किया नहीं है, तो उस पर भी वो भी उनका परिवार है। ऐसे जो बेटियां बैठी थी दिल्ली के अंदर, मेडल वापसी करनी पड़ी उनको सड़कों पर घसीटा गया, उनको जूतों से पीटा गया, वो भी तो नरेंद्र मोदी जी का परिवार था। केरला को आपने सोमालिया बोला, मोदी जी का परिवार क्या केरला बाहर है क्या? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। जिस तरह से पेपर लीक हुए, वर्षा नामक एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, ब्रिजेश पाल ने अपनी डिग्री जला करके और आत्महत्या की है, तो ये भी नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। दरअसल चक्कर ये है कि ये ध्यान भटकाने का काम करना चाहते हैं। जो देश के मूल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, 2024 का जो चुनाव है ना, वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा चुनाव। एक तरफ मोदी जी होंगे, दूसरी तरफ मुद्दे होंगे। और मुद्दे क्या होंगे? महंगाई, आर्थिक विषमता होगी, बेरोजगारी मुद्दा होगी, महिला उत्पीड़न मुद्दा होगा, दलितों पे अत्याचार मुद्दा होगा, ये मुद्दे होंगे। ये नैरेटिव दरअसल बदलना चाहते हैं। जी सापरा जी, एक छोटा सवाल और, जब चुनाव एकदम सर पे खड़ा हो ना, एग्जाम टाइम एकदम सर पे खड़ा हो, तब किताब खरीदने नहीं जाया जाता कि अब चलो बुक डिपो चले, विद्यार्थी बुक डिपो से किताब खरीद के लाते हैं, अभी पढ़ेंगे फिर से। ये जो आपने मुद्दे गिनाए ये बिल्कुल सत्य मुद्दे हैं और मैं तो इस पर कितने सालों से मैं डिबेट भी कर रहा हूँ। ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, क्राइम, लड़ाई झगड़ा, आवाजाही, इससे लेकिन एकदम जब सर पे आपके आ जाए तब ये इश्यूज नहीं लेके खड़े होने चाहिए। मेरा सीधा सवाल था कि जिस चीज़ से आप 2 बार भुगत चुके हैं कि नुकसान हो जाता है, निजी हमले नहीं करने चाहिए, वो आप कर रहे हो, फिर आप हमको वो किताबी वाला बात, प्रैक्टिकल बातें ग्राउंड पे। तो ये भी तो प्रैक्टिकल बात है ना कि इनके परिवार की अगर बात करें तो कुलदीप सेनगर इनके परिवार के, स्वामी चिन्मयानंद इनके परिवार के, बृजभूषण शरण सिंह इनके परिवार के, अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टेनी इनके परिवार के, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये तमाम सारे लोग जो है, संदेशरा भाई जो है जो भाग गए हैं, वो तमाम सारे लोग इनके परिवार के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बलात्कार हुआ वो बीजेपी के परिवार के, वो तो पदाधिकारी थे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एमएलए जो राम दुलार गौड़ है वो इनके परिवार के, एमजे अकबर इनके परिवार के, संदीप सिंह इनके परिवार के, निहाल चंद इनके परिवार के। ऐसे बड़ी फेयर लिस्ट है इनके परिवार की भी। झारखंड वाले बता देते ताजा ताजा।
भूल गए। बिल्कुल, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो बोल देते ना एक लाइन उस पे भी। अभी अभी मुझे अच्छा वो लास्ट में, एकदम लास्ट में रखा था उसको। ओके ओके। लास्ट में क्यों? देखिए, झारखंड हो या कहीं भी कर्नाटक में हो या कहीं उत्तर प्रदेश में हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया है। इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, उसको आपने बीच में रखा था कि आखिर जब मैं टोकूंगा तो आपके हाँ मैं बोलने वाला था अभी। रुकिए साहब, शिवम जी से जवाब लेते हैं। शिवम जी, आपकी आदत है ना टोकने की, तो आपने टोक दिया, मुझे मेरा कंप्लीट होने से पहले टोक दिया, मेरी गलती। अरे ये तो मतलब ये ना कि जब फंस जाओ तो रफू करने लगोगे। आपने बोले वो तो बोलने ही वाला था। भाई आप रफू कर रहे हो। साफरा जी सुनो, शिवम से जवाब ले। अभी ये जवाब शिवम जी। शिवम जी, आपके जो आपने ये परिवारवाद का नया नारा दिया है, इसमें बहुत सारे नाम गिना रहे हैं, आपके परिवार में भी गड़बड़ टाइप के लोग हैं, बताइए भाई। जी देखिए, मैं भी मोदी का परिवार। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप परिवारवाद और तमाम चीज़ों की बात करते हैं और जो भाषा लालू प्रसाद यादव की थी, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं अपने आप में ये इस देश के 140 करोड़ लोग यानी कि मोदी के परिवार को गाली देने वाली बात थी। परिवार ने ठान लिया है, जवाब 2024 में जब आएगा तो देख लेंगे ये भी। आज इन्होंने एक और चीज़ कही कि कहते हैं कि वो अंधभक्तों को मोदी जी ने एक और नए काम पर लगा दिया, मैं भी मोदी का परिवार। 140 करोड़ लोग को अंधभक्त बता रहे हैं। अंधभक्त 140 करोड़ लोग नहीं है, वो तो हर बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने परिवार के सबसे बड़े को उठाकर, अरे प्लीज आप इनको रोकिए ना, ये बीच में क्या। सापला जी 5 मिनट बोले, एंकर साहब ने आपको रोका, उसमें मन नहीं भरा, मेरे बीच में भी कूद पड़े। रुकिए जरा, 140 में आप भी आते हैं, सोचिएगा जरूर। कोई जरूरी थोड़ी ना वहां बेकार में, नहीं तो प्लीज मैं नहीं कूदना चाहता। अरे क्या तरीका है भाई, ये डेड स्टॉक में पड़े हुए, इधर आ जाओ मोदी के परिवार में, आप भी उसी का हिस्सा हो गए ना। 140 करोड़ में इतना नाराज क्यों होते हो? हम आपको अपना परिवार बता रहे हैं, आप नाराज हो रहे हो। मैं सिर्फ ऑफर दे रहे हैं क्या? रुकिए ना जरा, प्लीज रुकिए। थैंक यू। जुमला परिवार में जाना नहीं थैंक यू। मैं तो सिर्फ एक, अरे भाई वो अपने आप आ जाओगे, आप सब ऐसा ही कहते हैं, सब ऐसा ही कहते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है जुड़ना। रिज्यूम लेकर खड़े अरे मेरी पार्टी के ऑफिस के बाहर 40-50 खड़े थे अभी पिछले दिनों काउंसिल की बैठक हुई थी, तो रिज्यूम लेकर खड़े हुए थे बहुत सारे। मैंने प्रधानमंत्री जी जब वहां से निकले उन्होंने समय ही नहीं दिया। अरे रिज्यूम लेकर खड़े हुए थे। आप मुझे एक चीज बताइए नीरज जी, क्या है ये पागलपन? अभी आपसे लड़ रहे थे, अभी मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लड़ना भाई, शुरुआत के 2-4 मिनट तो चुप रह जाया करो। मैं लड़ने में कोई शुरुआत के 2-4 और इतना ही ज्ञान अगर है तो थोड़ा सा राहुल गांधी को, अपनी पार्टी को तो। अरे साबरा जी रुको भाई, फिर मामला निजी पहुंच जाएगा। अभी रुको रुको रुको, चरणजीत सिंह सापरा जी रुक जाओ सर, ये मुद्दे नहीं है, पता है उनको पहले बोलने दो। आपको किसी ने टोका नहीं। मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर चर्चा करो ना यार। देश के मुद्दे पे ही हो रहे हैं भाई, यहाँ हम लोग गप थोड़ी लड़ा रहे हैं, देश के मुद्दे पे ही बात हो रही है। शिवम जी को बात नीरज जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे उनको बालने जवाब कर रहे हैं, मुद्दों में बात करो। मैं मुद्दों में ही चर्चा होती है सर। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है, मौसम का जादू चल रहा है। रुको अब रुको यार सापरा जी रुक जाओ, ये बार बार टोका टाकी नहीं। चलो शिवम जी फटाफट जल्दी आप रखो, निर्बाध, कोई बोलेगा नहीं बीच में। नहीं मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे में बोलने तो बेहतर है। वरिष्ठ पत्रकार बोले, 5 मिनट ये बोले, सब बोले, मैंने तो बिल्कुल शालीनता से सुना। इतना तो बरसात में वो बरसाती क्या बोलते हैं वो भी नहीं फुदकता जितने कांग्रेस के प्रवक्ता फुदकते हैं। रुकिए भाई जरा, ऐसा क्या है? मैं शालीनता से जवाब दे रहा हूं ना आपको, प्रैक्टिकल बात है। अगर जनता का अपमान करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं नीरज जी, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, क्यों ये इतने परेशान और इस तरह के शब्द होते हैं। आपके ऑफिस में ही भगवान जैसे तमाम लोग काम करते हैं, मान लीजिए कोई चाय बेचने वाला है और कोई जो है चाय आकर आपको पिलाता है, सडनली वो जो है एक बड़ी पोजीशन पा जाए, देश उसको सम्मान दे दे, दुनिया उसको सम्मान दे दे, तो जैसे ही उसको सामने देखते हैं ना, इनसे कंट्रोल नहीं होता। इनको लगता है ये गरीब आदमी यहां कैसे आकर बैठ गया, एकदम से गालियां देना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते ही चरण सिंह सापला और तमाम विपक्ष के लोगों को सिर्फ जबान पे गाली आती है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करता पाते। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, कि लालू प्रसाद यादव अगर मुख्यमंत्री थे तो उनके बेटे ही मुख्यमंत्री होंगे, अगर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। इस तरह की चेन चली आई है कि उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई ऐसा आदमी जो आम आदमी आकर बैठ जाए और इस देश की सेवा करे, बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए गालियां देते। अब आगे आता हूं, जहां तक बात परिवार की है, बिल्कुल हमारा परिवार है 140 करोड़ लोग, वो आपको जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा अंत में कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर 2012 के बाद से हुआ है, वो राजनीति में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, और इस तरह की बातों का कोई लाभ भी नहीं है। रही बात मुद्दा, इनको नहीं लगता होगा मुद्दा, सही बात है, इनको तो मोदी जी नेता भी नहीं लगते थे, इनको तो मोदी जी गुजरात से बाहर कोई जानता नहीं, इनका तो ये मानना था, इनको तो ये भी लगता था कि यहां आकर हमारे उसमें चाय बेच लेंगे, इनको तो ये भी लगता था कि उनको जानता कौन है, इनको तो ये भी लगता था कि वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको तो वो भी लगता था कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर भारत को
डुबा देंगे मोदी जी। इनको तो ये भी नहीं लगता था कि भारत को आगे लेकर जा सकते हैं, इनको तो ये भी नहीं लगता था, इनको तो लगता था राम मंदिर शिवम, बनेगा नहीं, अब रुको भाई, 370 अब रुको, 3 तलाक हटेगा नहीं, इनको जो नहीं लगता वही कर देती है। ठीक है, अभी सापरा जी बहुत छोटा जवाब 30 सेकंड में, वरना मन में रह जाएगी आपकी बात। अब शिवम 30 सेकंड सापरा जी को। ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से कह दिया। अरे देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा था? रेनकोट पहन के नहाते हैं। टुपुरनखा किसको कहा था? आपको याद दिलाना पड़ेगा। ऐसे तमाम सारी चीजें जो है देश के प्रधानमंत्री ने कही है। और बीच में कांग्रेस पार्टी की नेता एक शहीद की पत्नी को उन्होंने क्या कहा था? विधवा कहा था ना। जी को लेकर क्या क्या कहा गया इस देश ने? शहीद की पत्नी को क्या कहा था? शहीद राजीव गांधी की पत्नी को क्या कहा था? शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेकों बार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करी थी। एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा था क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था ना। अरे छोड़िए, आपने कहा, इसने कहा, वो कहा, यानी नरेंद्र मोदी कहे तो चमत्कार। दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग, हाँ दोनों लोग शांत, दोनों लोग शांत। अरे मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। अरे खत्म हो गया, आपने कह दिया ना 3-4 बातें। अभी उससे पीछे वो चले जाएंगे, मौत के सौदागर, खून की दलाली और चौराहे पे डंडा लेके खड़े, वहां तक पहुंच जाएगी बात। नहीं, अरे सुनो ना 10 सेकंड सापरा जी, अरे 10 सेकंड देने पड़ेंगे, क्या बिगड़ जाएगा 10 सेकंड? अरे 10 सेकंड क्या बात कर रहे हो? 10 सेकंड में पूरा हमारा ब्रेक चला जाएगा। 10 सेकंड कमर्शियल ब्रेक पता है आपको? इतना टाइम खराब कर रहे हो। 10 सेकंड रुको, अरे 10 सेकंड दे दीजिए। आपके दर्शक देख रहे हैं कि आप 10 सेकंड नहीं देना चाहते हो। देखिए ऐसा है कि इन्होंने आप रुकाए नहीं, अरे रुक जाओ शिवम, नहीं 10 सेकंड में पार्टी हार जाएगी चुनाव। रुक जाओ 10 सेकंड ले लो सरदार जी, आप लो 10 सेकंड लो, आप बताओ क्या करोगे 10 सेकंड। इन्होंने एक तंज कसा था। हाँ। तो वो मैं भी कहना चाहता हूँ कि किसी की पूंछ टेढ़ी होती है ना, हाँ। वो कितनी भी नली में डाल के रखो सीधी नहीं होती है। वो है। देखिए नहीं, एक मिनट रुक जाइए, साथ दोनों लोग ऑडियो डाउन करिए, दोनों लोग ऑडियो डाउन करिए। आवाज अड्डा में इस तरीके की भाषा अप्रूव नहीं है सरदार जी, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। लाइटली हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। किसी के लिए भी मैं अप्रूव नहीं करता हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई और हो। तो इसलिए निजी तौर पे आप हमले करें, आलोचना करें, ठीक है, लेकिन ये भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। और लालू यादव ने जो कहा है वो भी डिसअप्रूव्ड है, बहुत गंदी बात उन्होंने कही है। उनको खुद सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो लैंग्वेज के लेवल पे आप लोग कृपया करके, चुनावी मौसम इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे किसी के लिए। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोला था मोदी जी को, बहुत अच्छी बात थी क्या? खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी क्या? इसलिए कह रहा हूं कि उस तह में मत जाइए, कहां से शुरू होगा आपको पता नहीं चलेगा। डोंट डू दिस प्लीज, लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए। अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, मौसम तो बदल रहा है, देखिए इस तरह की यही सब झाएं होंगी, और विपक्ष जो है जीतने की तैयारी कर रहा है, टक्कर देने की स्थिति में नहीं दिख रहा है अभी तो हमको। ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, और इस तरह की तू मैं या इस तरह की अंताक्षरी ये राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच में होती रहेगी। मैं उसके ऊपर अपना वक्त नहीं खराब करना चाहता। आपने जो एक शुरू में सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास का स्रोत क्या है, इसके ऊपर जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास का जो बहुत अधिक है, मैं मानता हूं, वो आत्मविश्वास का एक तरह का ओवरडोज है। ऐसा ही ओवरडोज 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। उसका नतीजा क्या हुआ था हमें पता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका भी यही नतीजा होगा। ये भाजपा उस जमाने की भाजपा से बहुत भिन्न है, ये सरकार भी उस जमाने की सरकार से बहुत भिन्न है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल बेस है, सामाजिक आधार है, वो उस जमाने की भाजपा से बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा निष्ठावान तरीके से उनके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक तरह से एक बड़ी हिंदू एकता हासिल कर ली है, इसमें कोई शक नहीं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनके आत्मविश्वास का ज्यादा बड़ा स्रोत यह है कि विपक्ष जिस प्रकार की एकता करने के लिए चला था, उस प्रकार की एकता वो नहीं कर पाया है। विजय भाई ने इस सवाल के ऊपर उंगली रखी है, मैं उस पर खास तौर से रोशनी डालना चाहता हूं। विपक्ष ने कुछ सीटों का तालमेल प्रदेशों के स्तर पर जरूर कर लिया है, और आगे अभी और बाकी दिनों में और भी कुछ वो कर लेंगे तालमेल, लेकिन उस तालमेल को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्हें हवा बनानी चाहिए थी, जिस तरीके का कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी,
वो सब उन्होंने नहीं किया है। तो मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि विपक्ष की जो एकता है वो बिना किसी हवा के है। हवा ही वो पैर, उन पैरों का काम करती है जिनसे जो एकता का मैथमेटिक्स है वो आगे बढ़ता है। वो विपक्ष ने नहीं किया है। अब समय भी नहीं रह गया विपक्ष के पास वो करने का, क्योंकि समय उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो निकाल दिया। तो नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो आत्मविश्वास है, उसका सबसे बड़ा स्रोत यही है कि विपक्ष उस तरीके से एकताबद्ध नहीं है जिस तरीके से उसे एकताबद्ध होना चाहिए था। यूपी में तो कर लिया सर, उससे क्या असर होगा? भाई तो मेरी अपनी राय ये है कि अगर विपक्ष ठीक से एकताबद्ध हो जाए और शुरू में नैरेटिव भी बनाता उसके पक्ष में, एक हवा भी अपने पक्ष में बनाता। मुद्दे बहुत से हैं, आप भी मानते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें सरकार के खिलाफ क्रिएटिवली और सृजनशील तरीके से, राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया सकता था, विपक्ष सड़क पर उतरता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में बहुत ही कड़ी चुनौती प्राप्त होती। 2014 और 2019 के मुकाबले ये चुनाव काफी भिन्न होता। नहीं, यूपी में मैं कह रहा हूं मिल तो गए कांग्रेस और सपा। नहीं वो तो पर्याप्त है। नहीं, वो पूरी तरह पर्याप्त है। मैं नहीं समझता हूं कि उस गठजोड़ से कुछ होगा। भाई मायावती को जोड़ना नहीं था, आरएलडी को जोड़ भी लेते तो कितनी सीटों पे बहुत असर पड़ जाता। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष जो एकता नहीं बना पाया है उसके कई पहलू। विपक्ष की अपना आलस्य, अपना प्रमाद तो है ही उसका पहलू। वो तो हम लोग इसमें कई बार चर्चा कर ही चुके हैं, आप ही के मंच पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना राजनीतिक प्रबंधन है वो भी उसका एक बहुत बड़ा पहलू। उन्होंने कुछ नेताओं को जो एकता में जा सकते थे जाने से रोक लिया। कुछ नेता जो एकता में पहले से मौजूद थे उनको उससे वापस खींच लिया। उन नेताओं में भी कमी थी। मैं कहता हूं जो नहीं जुड़े या वो नहीं गए, वो भाजपा के खिलाफ राजनीति करते रहे लेकिन भाजपा के खिलाफ एकता में शामिल नहीं हुए। तो मैं कह रहा हूं अगर ठीक से विपक्ष की एकता होती तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली थी। पिछले 10 साल में कभी भी क्यों नहीं हो पाई ये एकता के सुन लीजिए, विपक्ष की एकता के मुकाबले मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता टेस्ट की है, वो नाकाम रहे। नहीं अभय जी, एकता क्यों नहीं हो पाई? भाई इस पे हम लोग इस पूरा कार्यक्रम आप कर चुके हैं, हम लोग इस पे बहुत बातें कर चुके हैं। नहीं, एक लाइन में बताइए ना क्यों नहीं हो पाई। वो तो मैं बता रहा हूं, विपक्ष का अपना प्रमाद है, उसकी वजह से नहीं एकता हो पाई, और भाजपा का अपना राजनीतिक प्रबंधन है, उसकी वजह से एकता नहीं हो पाई। दोनों ही पहलू हैं उसके। राजनीतिक प्रबंधन और प्रमाद है और लूज कैनन्स है सर, मैं इसमें जोड़ देता हूं। ब्रजेश शुक्ला जी, अभय जी कह रहे हैं कि अगर यूपी में या कहीं भी एकता हो जाती तो बहुत कुछ बदल जाता। यूपी में हो गई एकता कांग्रेस और सपा की, क्या बदलेगा वहां पे? मैं उस एकता को एकता नहीं मानता हूं। देखिए मुझे होनी तो यही थी सर, अब आप क्या मतलब, और तो कोई था भी नहीं साथ में। नीरज जी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि कांग्रेस और सपा की एकता से उत्तर प्रदेश में कुछ बदल सकता है। अरे सर, तो अब और तो कोई था भी नहीं इनके साथ, आरएलडी था बेचारा। तो पहली बार चर्चा नहीं कर रहे हैं इस विषय पे, हम लोग 10वीं बार चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं सहमत हूँ उससे कि हम लोग इस पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमेशा कहा है कि विपक्ष की एकता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से बहुत आगे है। अरे तो फिर सर 80 सीटों वाले राज्य में अगर एकता काम नहीं कर पाएगी। नहीं, वो आप उस एकता को एकता मत कहिए। अगर उस एकता को आप एकता कर रहे हैं तो विपक्ष की जो असली एकता हो सकती है वो या तो देखी नहीं जा रही है या जानबूझ के उसको नहीं देखा जा रहा। विपक्ष की असली एकता बहुत बड़ी चीज है, वो आज तक नरेंद्र मोदी ने ना देखी है ना उसको कभी अपनी लोकप्रियता उस परीक्षा कसने की नौबत आई। वो फिर विपक्षियों को ये बात समझ के कर लेनी चाहिए था ना। वही तो ब्रजेश जी से पूछा। ब्रजेश जी, एक ऐसे अभय जी के बकौल नकली एकता हुई यूपी में, इसका कुछ परिणाम होगा क्या? शायद अभय जी इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर नहीं है, और ये जो एकता भी हुई है वो इतनी मजबूती से नहीं हुई है। जो इसकी प्रबंधन पहले होना चाहिए था, कई महीने पहले होना चाहिए था, उसकी तैयारियां होनी चाहिए थी। तो इसका बहुत ज़्यादा, मैं भी 2 दिन पहले सफाई क्षेत्र में था, मैं गया था, और मुझे समझ में आया, जो समझ में आई वो ये था कि इसका जो असर है वो जमीन पे नहीं होगा जो कांग्रेस का वो है। एक असर जरूर है कि इस एकता से जो मुस्लिम मतदाता है उसके लिए भ्रम की स्थिति समाप्त हो गई है, और वो एकजुट होकर के इस गठबंधन के साथ जाएगा। लेकिन ये कोई आज पहली बार नहीं है। इसके पहले 2022 में एकजुट होके गया, 2019 में एकजुट होके गया, और 2017 में तो थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन उसके बाद ये लगातार एकजुट हो गया। समस्या ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी काफी मजबूती कर रखी है, और जो मैं लोगों से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जो उनका जो
जो पीडीए बनाया सपा ने, तो वो जो आज धरती में नहीं उतरा है, और जो बीजेपी का जो बोर्ड था अति पिछड़ा और अति दलित, उससे आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो अभी बिल्कुल मजबूती से उनके साथ खड़ा है। और जहां तक ये जो बातें कही जा रही है, वो कहते हैं कि साहब मुद्दा भटकाते हैं मोदी। आप मुद्दा भटकाने वाली बात, आप खुद मुद्दा देते हैं उन्हें। मुझे याद आ रहा है, मैं पिछली बार जब चुनाव हुआ था, इसका चौकीदार चोर है, मैं मुरादाबाद गया था, मैं लोगों से बात कर रहा था, तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं कैसे कह दूं कि वो चौकीदार चोर है, हमें तो कुछ चुराया नहीं हमारा भैया, हमें तो कुछ दिए ही है। तो ये होती है मुद्दे बना देना। और इस बार जो मुद्दा बनाया गया है, वो तो इनके वो हथियार जो बीजेपी लगातार इस्तेमाल कर रही है। लोग आप गांव में जाके बात करें, लोगों से बात करें, तो कहते हैं भाई वो किसके लिए करेंगे, उनका ना परिवार ना कुछ, वो तो उनकी ताकत है। आप उसी ताकत को आप कह रहे हैं उनको, और उन्होंने बना दिया उसको। तो वो जो ताकत है उनकी, वो ताकत का आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि नहीं ये आपकी ताकत है विपक्षी। तो ये इसका कोई वो नहीं होना है नीरज जी। और जहां तक जमीन की सवाल है, मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जमीन में बीजेपी का ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, वो जमीन में बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। हाँ, गठबंधन है, अब इसे महागठबंधन कह दीजिए, गठबंधन कह दीजिए, लेकिन जो लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उसमें कांग्रेस का कितना वो है। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं साहब हमको 29 सीटें चाहिए थी, लेकिन नहीं, 17 में ही आपके लिए दिक्कत है। आप बताइए मथुरा से कौन लड़े, तमाम प्रत्याशियों की समस्या है इनके सामने। तो कुल मिलाकर के रायबरेली से कौन लड़ेगा? ये गठबंधन बहुत धरती बासर दिखा। रायबरेली से कौन लड़ेगा? रायबरेली से, हाँ, और रायबरेली से देखिए 100 बार सोच रही है कांग्रेस। वहां का सोचना, वो तो पक्की सीट है। में नहीं, देखिए आपको लगता है, हमको लगता है, क्योंकि कांग्रेस कभी हारी नहीं वहां पर। कांग्रेस जब सोनिया गांधी हारने के बाद वो मजबूत रही यहाँ पर कांग्रेस। एक बार हारी है, अब वो सीट ऐसी है जहां पर लोग कांग्रेस के बारे, नहीं, मैं सोनिया गांधी के आने की बात कर रहा हूँ। हाँ, आने की बात कर रहा हूं। वो सीट लगातार मजबूती से वो ये परिवार जीतता रहा है, और पिछली बार भी तमाम स्थितियां विपरीत थी, फिर भी जीते। लेकिन मुझे इस बार लगता है, अब मेरा आकलन सही है या गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार रायबरेली में भी बड़ी कांटे की लड़ाई होगी। अब यदि प्रियंका गांधी आती हैं, लेकिन गांधी परिवार भी 100 बार सोच रहा है, 100 बार आकलन कर रहा है, और फिर उसके बाद यदि इतना बड़ा नेता आ रहा है, तो मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, वहां तैयारी नाम की कांग्रेस की कोई वो नहीं है। जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी की है। तो मुझे नहीं लगता, और यही स्थिति अमेठी की है। तो कांग्रेस किस आधार पर, जब कोई बड़ा नेता लड़ता, मुझे आप देखिए बनारस में 6 महीने से तैयारी चल रही है, लखनऊ में 6 महीने से तैयारी चल रही है। जब बड़ा नेता लड़ता है तो उसकी तैयारियां होती, मान लीजिए, अरे ब्रजेश जी, मान लो साल भर पहले ये समझौता हो जाता, तब क्या होता? थोड़ा जमीन में जाता ये समझौता, जमीन में जाता, और लोगों तक एक मैसेज चला जाता कि साहब उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ है, ये भी मजबूत है, लड़ने वाले के सामने जो समस्या है वो कैसे बदल जाती? इतनी समझ तो राहुल गांधी जी को भी होगी ना, कि अगर हम पहले कर लेते तो चीजें बदल कांग्रेस के सामने देखिए कांग्रेस सामने समस्या दूसरी है। कांग्रेस सामने समस्या ये है कि उसके वर्कर बहुत सीमित हैं, उसके वर्कर मैदान में उतरे नहीं हैं, वो अपनी उन सीटों में नहीं उतरे हैं जहां पर उनका जबरदस्त आधार होना चाहिए था। मैं रायबरेली और अमेठी की बात कर रहा हूं, मैं झांसी की बात कर रहा हूं, मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, जो उनके मजबूत सीटें रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा अंतर पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर अंतर पड़ता, क्योंकि एक होता कि एक गठबंधन आ रहा है। अब तो बिल्कुल एक समझौता हुआ, और साहब अपनी अपनी वो प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं। और मैं कई सीटों को बता दूं जहां पर प्रत्याशी चयन भी बहुत कठिन पड़ता जा रहा है कांग्रेस के लिए, लेकिन वो सीटें ज्यादा मांग रहे थे। जी विजय जी, 2-3 इश्यूज अभी सब लोगों की बातचीत में निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कि
जो परिस्थिति इस समय बन रही यूपी में, जो अभय जी कह रहे हैं कि ये कोई बहुत मजबूत गठबंधन नहीं है, इसी के लिए तो इतनी कवायद चल रही थी कि भैया बनाओ बनाओ बनाओ। हम लोगों ने कितने बार शो किए यहाँ पर बैठ के, समाजवादी पार्टी वाले कर दिए आज रात में अगर नहीं हुआ डिनर तक तो कल सुबह हो ही नहीं पाएगा। इस लेवल तक की अर्जेंसी और ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब अभय जी कह रहे इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक दूसरा, मैं मोदी का परिवार हूँ, ये मुद्दा अब बन गया है। इसको कोई कुछ भी इनकार करे कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, इस पे तो मिट्टी डालो, ख़त्म करो, बट ये बन गया है। और वहाँ पे हिट किया है आपने जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा अब ऐसे हल्के में निकल जाएगा जब लोग अपने ट्विटर के बायो बदल रहे हैं? अमित शाह से लेके नीचे तक, शिवम जी ने भी बदल लिया होगा अब तक, तो बदल लिया ना शिवम जी? जी लो विजय जी बताओ। बदल लिया। नीरज जी, ये तो बड़ा मुद्दा बनेगा, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी में के अलावा जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक होंगे उनको भी एकजुट करने में ज्यादा मदद करेगा। ये बड़ा मुद्दा बनेगा। यही तो मैं उस समय भी जिक्र कर रहा था कि नैरेटिव बनाने में उनको मास्टरी हासिल है। और जो आपने बात ठीक की कि यदि आप पर्सनल अटैक करते हैं तो वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। वो 2007 का चुनाव गुजरात का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां कैसे नुकसान पहुंचाया, 2014 में कैसे नुकसान पहुंचाया, 2019 में कैसे नुकसान पहुंचाया, 2022 में बंगाल में कैसे नुकसान पहुंचाया। ये सब तरफ होता है। यदि आप पर्सनल किसी लीडर को अटैक करते हैं तो वो कोई बहुत फायदा नहीं करता और हिंदुस्तान का वोटर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। और ये मैं बता रहा हूं कि एक और मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री को कि वो अपने वोटर को, अपने समर्थकों को एकजुट करे। और ये नैरेटिव जो है, हिंदुस्तान में परिवार तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। अभी सारी पॉलिटिक्स परिवार को हो रही है, तो परिवार को लेकर ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होगा, पहली बात। दूसरी बात, यूपी के गठबंधन पर अभय जी ने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन आप बार बार बहुत वो करते हैं, परेशान करते हैं। आपने कहा कि ये गठबंधन जमीन पर कैसे उतरेगा, तो जमीन पर तो कांग्रेस है ही नहीं, तो गठबंधन कौन सा जमीन पर उतरेगा? मरे जा रहे थे गठबंधन करने के लिए, गठबंधन करना है मतलब नहीं, मरे जा रहे थे, जिए जा रहे थे, बात नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की जमीन वहां पर है या कांग्रेस जमीन पर है? कांग्रेस जब जमीन पर है ही नहीं तो कुछ भी गठबंधन कर लें उनके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। और इसीलिए मुझे, जो मैंने आपको बताया कि एक खबर मुझे मिल रही थी कि ये सोनिया जी की या कांग्रेस के नेताओं की मायावती जी से बात हो रही है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर उतार के कुछ एक नया इक्वेशन बनाया। हो सकता है हो रहा है, हो सकता है नहीं हो रहा, लेकिन ये गठबंधन तो कोई है ही नहीं। तीसरी बात, सापला साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम मोदी वर्सेस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या विपक्ष जो गठबंधन है वो मुद्दा बना पा रहा है? सवाल ये है। आप मोदी वर्सेस मुद्दा बनाइए, क्योंकि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी वर्सेस खड़गे, मोदी वर्सेस ममता, मोदी वर्सेस केजरीवाल तो नहीं बना सकते। मोदी वर्सेस मुद्दा बनाइए और ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता था। लेकिन क्या आप मुद्दा बना रहे हैं? क्या 2014 की तरह आपने कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है, अब की बार ये भ्रष्ट सरकार नहीं चलेगी, अब की बार महंगाई की मार नहीं चलेगी? ये मुद्दा बना है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, क्या मुद्दा हम बना पा रहे हैं? और मैं थोड़ा सा वो लग रहा था, सापरा साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सीनियर प्रवक्ता है और बहुत संवेदनशील प्रवक्ता मैं उनको मानता हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दी ट्रैप में आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक तेज तर्रार प्रवक्ता शिवम ने कहा कि भाई जैसे ही उन्होंने पर्सनल जवाब देना शुरू किया, आप उस ट्रैप पर आ गए। आप उस ट्रैप पर मत जाइए ना, शिवम के ट्रैप पर। आप कहिए कि इसको छोड़िए, मुझे बताइए महंगाई पर क्या जवाब है। कोई दूसरा वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये कहा था, बोले उसको छोड़िए, आप मुझे बताइए बेरोजगारी पर आपके पास क्या जवाब है, किस गैस सिलेंडर पर क्या जवाब है। आप जब खुद ही मुद्दा नहीं बना रहे, आप तो बीजेपी के ट्रैप में इतनी जल्दी आ जाते हैं कि उन्होंने एक इशू कहा, आप उसका जवाब देने लगते हैं। आपको उनका जवाब नहीं देना ना है। वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट कि शिवम ने कोई सवाल पूछ लिया उसका जवाब ही देना है आपको। आपको तो अपनी बात करनी है ना। शिवम जो है वो अपनी बात कर रहे हैं ना, वो नहीं सुनता, वो सापरा साहब के जवाब नहीं दे रहे हैं, वो अपने एजेंडा पर चल रहे हैं। तो ये तो खास बात है ना, खासियत है ना। और एक चीज और अभी चर्चा हुई, मुझे याद नहीं, कि राजनीतिक प्रबंधन की, कि भाई विपक्ष के जो में जा सकते थे नेता वो नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन विपक्ष के साथ नहीं गए। तो राजनीतिक प्रबंधन को मुझे नहीं पता कि अपराध मानते हैं हम लोग। क्या राजनीतिक प्रबंधन को अपराध माना जाना चाहिए कि आपने लोगों को वहां पर जाने से रोक लिया, ये जो लोग वहां पर खड़े हुए थे उनको अपने पास ले आए? अभी कुछ दिन पहले एक और चर्चा हो रही थी कि बीजेपी जो है वो जीत के लिए ऑब्सेस्ड है।
वो जीत के लिए हर कोशिश करती है। तो जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना क्या कानूनी रूप से अपराध है? ना, अभी तक तो नहीं है ऐसे सर। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन, मैं कह रहा हूं, अब तो फेस का तो मसला ही नहीं रहा। अब क्या मुद्दा बनाने का भी वक्त रहा है? क्या आप मुद्दा बना सकते हैं? बल्कि आप मुद्दे दे रहे हैं उनको, मुद्दे आप दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा मैं बताऊं, आप रोज चर्चा करते हैं कि भ्रष्ट लोगों को आपने शामिल कर लिया अपनी वॉशिंग मशीन में। हाँ। इसका मतलब फिर बीजेपी क्या जवाब देती है कि इसका मतलब आप मानते हैं कि आपके साथ वो भ्रष्ट लोग थे? आपने पर्याप्त मसाला दे दिया है दोनों हमारे प्रवक्ताओं को। अब ये ब्रेक के बाद दोनों लोग जवाब देंगे। जो आपने एक बात कही ना प्रबंधन वाली, बड़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज में आपने कही है। अभी तक वो किसी आईपीसी सीआरपीसी में अपराध नहीं है ना। बकौल बसपा, राजस्थान में जब उनके विधायकों पर डकैती डाल ली, वो इसी शब्द में बोलते थे, अपराधी बुरा मत मानिएगा, कि आपने उनके विधायकों में डाका डाल दिया था। प्रबंधन था भाई, वो सब आ गए इधर, पार्टी खत्म, बोर्ड लग गया कांग्रेस का। तो इसमें क्या आपने कर लिया, अब उसकी तो कोई बुराई नहीं कर सकता। आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसमें कोई कानूनी अपराध होगा तो देखा जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर शिवम जी और सापरा जी एक दूसरे को जवाब देंगे कि आप उनके ट्रैप में क्यों फंसते हैं, और शिवम जी उसका जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपका आवाज़ अड्डा में, और आज चर्चा हो रही है कि जो मौसम है इस समय चुनाव का, उसमें आना जाना, एक दूसरे के खिलाफ आरोप, निजी हमले, ये सब शुरू हो गए हैं। और यहाँ से लेके आखिरी मतदान तक, चूँकि संभवतः 15-17 मई तक होगा, तब तक ये और बढ़ेगा। और इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी कही जाएंगी जो ठीक नहीं होंगी। शिवम जी और सापरा जी, शिवम जी पहले आप बताइए। सिर्फ सापरा जी ने बहुत सारे आरोप लगाए आपके ऊपर। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि इस तरीके से अगर कांग्रेसी प्रवक्ताओं को ट्यूटोरियल मिलेगा लाइव डिबेट में ही, तो ये तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए सर। अब आप यहाँ इनको, इनकी वर्कशॉप में इनको कितना सिखाते हैं नहीं सिखाते नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ ऐसे सिखाएंगे तो हमें तो स्ट्रगल हो जाएगा। अभी चुनाव ऐसा मत कीजिए विजय जी, बाद में देखेंगे, आप तो बड़े भाई हैं। दूसरा, जहाँ तक विषय कांग्रेस का है या धरातल पर इन तमाम चीज़ों का, मैं मानता हूँ कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, जब लीडरशिप में इनकॉम्पिटेंस हो, आप कितने ही गठबंधन बना लो, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। रीज़न है, चुनाव कोई एक दिन का प्रक्रिया है ही नहीं। ना चुनाव 2 दिन की प्रक्रिया, ना 2 महीने, ना 6 महीने, नहीं हो सकता जी। उत्तर प्रदेश में, मैं अक्सर इस सवाल को पूछता हूं, फिर से पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सुपर एक्टिव होने के बावजूद जब वहां पर निकाय चुनाव हुए, तो प्रभारी होने के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश को विजिट करना जरूरी नहीं समझा। आपको लगता है कि कार्यकर्ता कोई एक दिन में खड़ा हो जाएगा, आप जाकर कहेंगे मैं गांधी परिवार से हूं, 4 बार आप हाथ हिलाएंगे और धन्यवाद करेंगे और लोग इकट्ठा हो जाएंगे? या फिर ऊपर से आपने अलाइनमेंट कर लिया, अखिलेश यादव जी के साथ जाकर मिल गए, आपका कार्यकर्ता कैडर खड़ा हो जाएगा? नहीं हो सकता। आपको लगातार संवाद स्थापित करना ही पड़ेगा। जिस 3 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ढिंढोरा इन लोगों ने पीटा है, उन 3 महीने में शायद आपस में बैठकर दिन रात 3 महीने कॉफी पीते तो हो सकता है शायद कुछ बेहतरी हो जाती। उसके बाद शायद स्ट्रेटेजिकली जाया जाता, जनता में हो सकता है शायद कुछ हो जाता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, वो बात ही नहीं रही है। आप चुनाव में कहीं नहीं है। मैं मानता हूं कि टीवी पर सभी को मौका मिलता है, मिलना भी चाहिए, लोकतंत्र है, ये सबको बोलने का अधिकार है। बट यकीन मानिए, जितना टीवी पर मिलता है उसका 5% मौका इनको जनता देगी नहीं, कहीं नहीं है ग्राउंड पर ये। और ये रियलिटी है। और जिस तरह की भाषा, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस बात से मैं 100% मैं सहमत हूं कि इस देश में निजी हमले करना कहीं ना कहीं अपने आप में हमेशा से ही नुकसान पहुंचाता है। और इस देश के प्रधानमंत्री को, आज आप माने ना माने, इसको ढोंग कहें, ईवीएम कहें, कुछ भी कहें, मैनेजमेंट कहें, प्रबंधन कहें, लेकिन इस देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री को अपना परिवार मानती है और जितना प्यार करती है इस समय देश और दुनिया में वैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। मैं चरण सिंह जी की इस बात से इत्तेफाक रखूंगा कि उनकी मजबूरी है, वो तारीफ नहीं करेंगे या फिर मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आज तक ऐसा ही कहता आया है। और जहां तक बात डायरेक्ट चुनाव लड़ने की है, मैं मानता हूं जी। कौन सा डायरेक्ट चुनाव? डायरेक्ट चुनाव, अभी एक बात कही गई थी कि विपक्ष एकता का अभी नरेंद्र मोदी जी ने आज तक देखी नहीं है। मैं मानता हूं यदा कदा लगातार चुनाव में हुआ है। इस उत्तर प्रदेश में ही हमने एक ऐसा गठबंधन देखा जिसको देखकर यह कहा गया था कि इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक वोट बैंक तो हो ही नहीं सकता, 52% वोट बैंक बनता है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, धरातल पर कुछ नहीं चला और तमाम जगह नहीं हुआ क्योंकि जनता। मुझे ये वाला तर्क किसी भी एनालिस्ट का थोड़ा कम समझ में आता है कि एकता हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे जब सबके अस्तित्व का संकट खड़ा तो कर ही लेते हैं ना यार, मरता क्या ना करता भी जानते हैं,
फिर भी नहीं कर रहे, इसका मतलब बात कुछ और है। हमको जबरदस्ती लगता है कि ऐसा कर लेते तो वैसा हो जाता। एक सवाल और है, आपके परिवार का एक सदस्य ओम प्रकाश राजभर गुस्सा है, वो आपके सिटिंग एमपी को ही सुना रहा है, सुना है आपने? सीट नहीं दिया आपने, इसलिए गुस्सा है, वो छिटक सकते हैं जी। और चुनावी मौसम ये ठीक नहीं है। बड़ा परिवार है हमारा। अच्छा, अभी इनका छोटा परिवार है। परिवार है हमारा, परिवार को लेकर साथ चलना पड़ेगा। अभी विजय जी 2 बात मुझे कह देंगे तो मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में इनसे भी तो वोट हमें ही लेनी है ना। कोई बात नहीं। अरे तो जब इंडिया गठबंधन में खटर पटर हो रही थी तब आप कह रहे थे कि लड़ रहे हैं, तो वो भी तो कह रहे थे कि 4 बर्तन है तो लड़ेंगे ही। अब आप यहाँ लड़ रहे हैं तो 4 बर्तन लड़ रहे हैं। नीरज जी ना 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 नीरज जी, उनके खट्टर पटन नहीं होती, उनके यहाँ तो बम ब्लास्ट होते हैं। आज शुक्र कीजिए भगवंत मान के हाथ में कुर्सी नहीं आई, वरना फेंक के मार देते आम आदमी पार्टी वाले के लोगों को। जिस तरीके से हंगामा हुआ, प्रताप बाजवा जी के हाथ में कुछ था नहीं, वरना फेंक के मार दिया था, वहीं सर फोड़ देना था उन्होंने। वहीं विधानसभा में हंगामा देख रहे आपने क्या हालत जी, की थी। रुको भगवान का क्या आसपास कुछ सापरा जी यूपी में अभी देखिए 2 हमारे जो पत्रकार दोस्त हैं, अभय दुबे जी और ब्रजेश शुक्ला, लग रहा है कांग्रेस ग्राउंड पे वही काम नहीं कर पा रही, वहाँ है नहीं एक्चुअली। और बहुत स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन कोई वर्केबल नहीं है यूपी में। मैं चलो उसका आप जवाब दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि रायबरेली और अमेठी में भी आप प्रत्याशी नहीं तय कर पाए, आपके घरेलू सीट है एकदम। अब कब तय करें? करो ना, अब अनाउंस करो। नहीं, आपके टीवी चैनल पर बैठ करके तो यहाँ पर तो तय नहीं होगा ना, डिक्लेयर नहीं होगा। एक प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस पार्टी की। निश्चित रूप से 1 आध हफ्ते 10 दिन में आपको सारी कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, ये तमाम सारी चीजें मीडिया के सामने आ जाएगी। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 370 पार करेंगे या 400 सीटें पार करेंगे। 303 इनकी है, 370 पार करने के लिए 67 सीटें इनको और जुटानी है, या 400 पार करने के लिए 97 सीटें इनको जुटानी है। इनकी 303 में पहले 7 राज्यों में और मेरे ख्याल से 2 जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर इन्होंने सारी सीटें जीती हुई है, और उसमें कहां से बढ़ जाएगी। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पे ये 95% सीटें जीत चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश। ये मेरा सवाल ही नहीं था, मैंने तो ये पूछा ही नहीं था कि बीजेपी कैसे जीतेगी, मैंने तो ये पूछा था कांग्रेस कैसे जीतेगी। आप अभय जी के सवाल का जवाब दीजिए और ब्रजेश जी के जवाब का। प्रॉब्लम यह है कि आप बोलने नहीं देते। मैं आपके सवाल पे आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन सॉल्व करने लगते तो मैं कैसे बोलने दूंगा? आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, नहीं नहीं ऐसे मैंने ये पूछा ही नहीं था कि बीजेपी 370 कैसे लाएगी, वो तो शिवम बताएं कैसे लाएगी। जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बोला, क्या वो सिलेबस में था? हमको सिलेबस सिखाते हो और उनको सिलेबस के बाहर वो कहीं भी टहल टूल के आ जाए या नहीं, वो करे तो चमत्कार। नहीं, वो जवाब दो ना, आपकी यूपी में आप कैसे जीत रहे हैं, गठबंधन काम नहीं कर रहा है, उसी को तो वो बोल रहे थे। मैंने आपका जवाब दे दिया। मैंने कहा कि सीटें तय हो जाएगी, चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। गठबंधन काम नहीं कर रहा, ये तो आपकी धारणा है ना भाई। करेगा ना, उसमें काम करेगा ना गठबंधन। अब मुझे ये बताइए, आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने पिछली बार 25 में से 24 सीटें लड़ी थी। अब ये टीडीपी के साथ जाना चाहते हैं, टीडीपी क्या इनको सीटें दे देगी? 6-7 सीट से ज्यादा इनको मिलेगा नहीं वहां पर कुछ भी। 6-7 भी बहुत है इनके लिए, तो 6-7 तो बहुत है सर। आंध्रा में 6-7 दे दे। अभी फिर बोल रहे ना बीच में। शिवम भाई, अभी शिवम नहीं, बीच में नहीं प्लीज। हाँ बोले साबरा जी। सीटें साउथ के अंदर ऐसी है जहां पे इनका कोई वजूद नहीं है। करीबन 8 राज्यों के अंदर ये 0 पर है। तो ये बढ़ेगी कहां से? ये कहते हैं हर बूथ के ऊपर हमको 370 सीटें प्लस होंगी। अरे भाई 310 लाख बूथ है इस देश के अंदर, अगर 370 आप हर बूथ के अंदर पकड़ो तो कितनी हो गई? अच्छा मान लो सापरा जी मान लो 370 नहीं आई। अरे सापरा जी मेरा सवाल तो सुनो ना, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। बीच में 370 नहीं जीतेंगे, हम आपकी बात मान रहे हैं। अगर ये 305 जीते तब? अगर मगर की बात नहीं है ना। 303 तो जीत ही चुके, 2 यूपी में बढ़ गए तो 305 हो जाएंगी। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप हर 10 सेकंड में मुझे टोक रहे हैं, ये आपके दर्शक भी देख रहे हैं। आप यानी बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, आप उसका काम भी पूरा कर रहे हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं सर। ये मीडिया को आप निपटाओ मत, मीडिया को हर बात मीडिया। अरे भाई मीडिया को नहीं, मैं तो जो फैक्ट है वो बात बोल रहा हूँ। मेरी आपने इतना तो कभी टोका नहीं बीजेपी के प्रवक्ता को, मुझे टोकते जा रहे हैं। सवाल है मेरी हर बात को आपने। अरे आपसे ही तो सवाल पूछेंगे ना। शिवम से मैंने पूछा ना ओम प्रकाश राजभर के बारे में, क्यों आपके सिटिंग एमपी को सुना रहे हैं सलेमपुर वाले को कि इसको टिकट क्यों दे रहा, हमको टिकट देना चाहिए था, पूछा ना उनसे। हाँ तो भाई
भाई क्या इनको आपने पूछा कि हर्षवर्धन क्यों नाराज हो गए, गौतम गंभीर क्यों अरे नाराज हो गए? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ले लिया, तो उनकी पार्टी का मसला है, उन्होंने दूसरे को दे दिया। आपसे इसलिए आप रायबरेली बता दीजिए ना, मैं पूछता रहा हूँ आपसे। फिर अब उनका स्पष्टीकरण, उनके उत्तर भी आप ही दे रहे हैं ना, तो बीजेपी को कवर मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ। हर्षवर्धन जी ने इतनी बड़ी वो लिख दी है ट्वीट पे अपने, पढ़ लो उसको आप भी। इसमें मत उलझिए। देखिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रचार करना चाहती है, मोदी का परिवार का प्रचार करना चाहती है, क्या मोदी का परिवार का प्रचार करने से ये डीजल और पेट्रोल जो है क्या वो 40 रुपए पे आ जाएगा? क्या डीजल जो है वो 35 रुपए पे आ जाएगा, जो इन्होंने 2014 में प्रॉमिस किया था? क्या ये एलपीजी गैस सिलेंडर जो 1000 रुपए पार हो गया है, क्या वो 450 रुपए तक आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो आएगा, ये ध्यान भटकाने के लिए, वही तो हम कहते हैं जो आर्थिक विषमता इस देश के अंदर है, जो हंगर इंडेक्स पर हम 125 देशों में से 114वें नंबर पर है। सापरा जी, हम थोड़ा एक राय उनकी ले लें। देखिए 50वें 44वें मिनट पर आकर के आपने ये बात बोली, जो बात विजय जी ने आपको बताई कि आप इस मुद्दे पर रहते तो डिबेट अब तक पता नहीं कहां पहुंच गई होती। एक मिनट मैं विजय एक मिनट नहीं, 5 सेकंड सिर्फ, समय नहीं है, 5 सेकंड। विजय जी जो आपने कहा बीजेपी के ट्रैप की बात आपने की, मैं ट्रैप में नहीं फंसा। जिस तरह का उत्तर उन्होंने मेंढक वाली बात की, बरसात वाली बात की ना, तो फिर मुझे उत्तर देना पड़ा उसका। तो वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। आप हमें उपदेश मत दीजिए, कृपया करिए। सुनो सर, अरे कोई किसी को उपदेश नहीं दे सकता, और हर राजनेता जो है ना अपने मन से काम करता, वो तो सुनता नहीं विजय जी की, हमारी तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। अबे जी मैं कह रहा हूँ कि 370 नहीं आएंगी, मान लीजिए 305 आई, तब क्या होगा? छोटा जवाब सर अभय जी। आज भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी तीसरी बार, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 370 आए या 375? विजय जी इतने दिन से कह रहे हैं कि वो 72 कैसे कम करोगे, ये बताओ आप। 272 73 सीटें, 250 सीटें आ जाए, इतना ही काफी है। उसके लिए और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जितनी ज्यादा मिल जाए अच्छी बात है। उन्हें तीसरा कार्यकाल चलाने के लिए 250 सीटें ही काफी हैं उनके लिए। अरे 280 बहुत है। ब्रजेश जी आखिरी सवाल आपका, यूपी में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं बीजेपी की? एकदम स्ट्रेट सवाल, आप अपना अनुमान बता सकते हैं। 370 वाले में मैं जोड़ना चाह रहा था। तो इतना जबरदस्त गठबंधन था, इतना बड़ा गठबंधन था, और उसमें लोग आकलन कर रहे थे कि वो गठबंधन स्वीप कर रहा है। मुझे याद है मैं जब दौरा कर रहा था तो मुझे लगता था कि मैं ही तो गलत नहीं देख रहा हूं जमीन पे, लेकिन वो नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी इस बार 68 से 70 सीटें कम से कम जरूर पाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो जमीन की हकीकत है। ये स्थितियां नहीं बदली, चुनाव होता है, इसलिए सटीक रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी स्थिति पिछली बार से कहीं ज्यादा मजबूत मुझे जमीन में दिख रही है। पिछली बार से मजबूत दिख रही है, 70-72 तक पहुंच सकती है। शो समाप्त कर रहा हूँ, समय खत्म हो गया। बहुत सीरियस नोट पे सापरा जी, शिवम जी, सबसे मैं कह रहा हूँ, देखिए इश्यूज़ पे अगर आप हम लोग रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी बात हो पाती जो आखिरी सेगमेंट में हम लोगों ने की, कि कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या इश्यूज़ होंगे, जो अभी सापरा जी गिना रहे थे उसका जवाब समय नहीं तो मैं कैसे लूँ? शुरू में पूछते तो मैं लेता उनसे। असली सवाल ये है, और लालू यादव ने जो कहा वो असली सवाल नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ट्रैप में फंस गए हैं या उन्होंने गलती कर दी है। निजी हमले नहीं करने हैं, ये प्रैक्टिकल राजनीति है। किताब पढ़ के जो राजनीति ना चुनाव समय नहीं की जाती, एग्जाम देते समय नोट्स काम आते हैं, किताब नहीं काम आती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।